दोस्तों हर कोई अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है और इसलिए वो एक अपने अनुमान से पैसा जमा करता रहता है। परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब एक्चुअल पढ़ाई का समय आता है उस समय ये पैसा कम पड़ जाता है और एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई में तो कोई कमी कर नहीं सकता है और पैसे का इंतजाम इतने शॉर्ट नोटिस पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, थोड़ा अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका बेसिक रीजन कुछ गलतियां हैं जो हम शुरुआत में जिस समय हमने इसके लिए पैसा इकट्ठा करना चालू किया था उस समय प्लानिंग स्टेज में हो गई थी। परंतु अगर हम इस तरह की गलतियों से बचें तो काफी संभावना होती है कि हमको इस स्थिति का सामना शायद ना करना पड़े, क्योंकि इस केस में हमारा जो फंड बनेगा काफी हद तक हमारी जरूरत के हिसाब से बनेगा। तो आइए दोस्तों इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। तो आज के समय में हर एक पेरेंट अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए काफी सीरियस होता है और इसलिए अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपने बच्चों के हायर एजुकेशन को प्लान जरूर करता है। पर फिर भी अगर कुछ गलतियां प्लानिंग स्टेज पर ही हो जाती हैं तो जब एग्जीक्यूशन स्टेज आती है ऑब्वियसली थोड़ी सी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं ये कौन सी गलतियां हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली गलती तो होती है अज्यूमिंग द फंड वैल्यू, क्योंकि हम अधिकतर इसके लिए जो एक फंड वैल्यू डिसाइड करते हैं वो जस्ट बेस्ड ऑन एक गट फीलिंग या अजम्पशन के बेसिस पे हम ये फंड डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए इतना इतना फंड की जरूरत पड़ सकती है। पर जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करने का समय आता है तभी मालूम चल पाता है कि हमारा अजम्पशन या हमारा गट फीलिंग कितना सही था। और फिर उस समय अगर कोई कमी नजर आती है तो उसके लिए हमारे पास में और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है बस कि आगे आने वाला कोई दूसरा फंड जो हमने प्लान किया था उसमें से कुछ पैसा उठा के इसको निपटाया जाए। और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और अंत में हमारा जो वर्स्ट सफर होता है वो होता है हमारा रिटायरमेंट फंड। पर दोस्तों उसकी भरपाई हम फिर कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमको अजम्पशन का या गट फीलिंग का सहारा ना लेके हमको एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना फंड क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सारी बातों को उसमें डिटेल में प्लान करें। हाँ, पर इसके साथ साथ एक और गलती हमसे हो जाती है इससे ही रिलेटेड, जब हम प्लान भी करते हैं पर अगर मान लीजिए हमने वो प्लानिंग में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट ही गलत ले लिया है तो हमारा जब फंड क्रिएट होकर हमको मिलेगा उस समय जो एक्चुअल फंड की जरूरत है उससे ये काफी कम रह जाता है। क्योंकि इन जनरल हम एक जनरल इन्फ्लेशन का रेट ले लेते हैं 5%, 6%, 4.5%, इस तरह से हम कुछ ले लेते हैं। जबकि अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो ये इन्फ्लेशन का रेट काफी हाई है और अभी की बात करें तो ये 8% से भी ऊपर है। तो इसलिए हमारा टारगेट, हमारा फंड, सारी चीजें गलत होनी ही है क्योंकि प्लानिंग की स्टेज पर ही हमने ये गलती कर दी है। तो दोस्तों इसलिए हमको इस गलती से भी बचना चाहिए। हमको इन्फ्लेशन एक जनरल इन्फ्लेशन ना लेके हमको एक एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन लेना चाहिए। तीसरी गलती जो हमसे होती है वो हो जाता है इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन। कई बार फंड को फास्ट ग्रो करने के लिए हम एक रिस्की ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिकली ये तब होता है जब हमारे पास में समय कम होता है, बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो चुका रहता है, हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम उस समय एक रिस्की ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे हमारा फंड जल्दी ग्रो होके हमको ज्यादा से ज्यादा फंड मिल जाए। परंतु दोस्तों इससे हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है और इसलिए हो सकता है कि उस समय हम अपने टारगेट को अचीव करने में परेशानी महसूस करें। और वही कई बार हमारे पास में समय होता है उसके बाद भी हम बहुत कंजर्वेटिव ऑप्शन ले लेते हैं जिससे हमको उतना ही फंड ग्रो करने के लिए एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं। अब दोस्तों
इस चक्कर में हमारे रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों सारी प्लानिंग में हमको एक एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन लेना बहुत जरूरी होता है। चौथी गलती जो हमारी होती है, हम अपने टारगेट को स्प्रेड आउट नहीं करते हैं। हम सारा का सारा पैसा ऐसे प्लान करते हैं कि जैसे कि हमको पहले साल में ही जरूरत पड़ जाने वाली है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमने जितना भी पैसा प्लान किया है वो पूरे कोर्स में स्प्रेड आउट होना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय कुछ पैसा लगना है, तो वही कुछ थर्ड ईयर में लगेगा, कुछ फोर्थ ईयर में लगेगा। हर साल में पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर अगर हम सारा का सारा पैसा एक ही साल पहले साल में ही लेके आना चाहते हैं, तो हमारे जो फोर्थ ईयर में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, वो पैसे को जो एक्स्ट्रा टाइम ग्रो होने के लिए मिल सकता है, वो टाइम को हम कट डाउन कर देते हैं और इस चक्कर में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। पांचवी जो गलती हमसे होती है कि वो हम केवल जो कॉलेज की फीस होती है उसको ही टारगेट करते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि आज के समय में फीस तो है, बट फीस के साथ साथ बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमको फंड का इंतजाम करना पड़ता है। जैसे आजकल हायर एजुकेशन में बच्चे एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी लेते हैं, कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करते हैं, अपने आगे की तैयारी के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फोरम्स भी ज्वाइन करते हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों जिस समय हम अपना टारगेट फंड कैलकुलेट करते हैं, उस समय इन सारी चीजों को भी कंसीडर करना उतना ही जरूरी होता है, अन्यथा ये जमा हुआ पैसा उस समय हमको कम पड़ सकता है। तो दोस्तों बच्चों का हायर एजुकेशन हर माँ बाप का एक सपना होता है और इसको पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हम प्लानिंग स्टेज पर ही इन सारी गलतियों को अवॉइड करें, जिससे कि इस बात का सर्टेनिटी लेवल बहुत ज्यादा हो कि जितना हमको पैसे की जरूरत है उतना पैसा हमारे पास में रेडिली अवेलेबल मिल जाए। और अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो काफी संभावना है कि हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से मैच करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये डिस्कशन? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे इस तरह के इन टॉपिक्स पे होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।